हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये हाल ही में जो हमारे द्वारा डिस्कशंस किए गए हैं उनसे रिलेट करेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करने की इंटेंसिटी बढ़ा दी है और मल्टीपल क्रूज मिसाइल्स और प्रिसीजन वेपन्स जो हैं ये रशिया द्वारा यूक्रेन पर फायर किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक फुटेज आई है जिसमें एक रशियन क्रूज मिसाइल द्वारा अटैक किया गया है चेरनोवित्सी में। और इस अटैक की खास बात यह है कि यहाँ पर जो क्रूज मिसाइल यूज करी गई उसने क्लस्टर वॉरहेड को ड्रॉप किया है। तो मिसाइल द्वारा ये जो वेपन्स ड्रॉप किए गए हैं ये तो प्रिसाइज जगह पर किए गए हैं, पर इन वेपन्स की डैमेज प्रिसाइज नहीं होती है। तो बेसिकली इनको यूज किया जाता है एक लार्जर एरिया में डिस्ट्रक्शन करने के लिए और मल्टीपल सब म्यूनिशंस यहाँ पर होती हैं जो कि ड्रॉप होने के बाद एक बड़े एरिया को कवर करती हैं। तो अगर आपको लार्जर एरिया को डिस्ट्रॉय करना हो तब आप ऐसी म्यूनिशंस को ड्रॉप करते हैं। तो इंडिया द्वारा भी क्लस्टर म्यूनिशंस को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो जैगुआर फाइटर हैं ये अमेरिकन CBU-105 सेंसर फ्यूज्ड वेपन्स को फायर कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्लस्टर म्यूनिशन है और इनको एक लार्ज एरिया अटैक करने के रोल में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, ये आर्मर को पेनिट्रेट कर सकते हैं और करीबन 61,000 स्क्वायर मीटर के एरिया को एक बार में कवर कर सकते हैं। तो अगर किसी तरीके का आर्मर्ड कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है तो ये उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो CBU-105 खाली आपके क्लस्टर म्यूनिशन नहीं है, ये एक्चुअली स्मार्ट म्यूनिशंस हैं। तो ये लेजर सेंसर को इस्तेमाल करते हैं टेरेन डिटेक्शन के लिए और इंफ्रारेड सेंसर यहाँ पर दिया गया है व्हीकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। उसके हिसाब से ये फटते हैं। तो ये क्लस्टर म्यूनिशन ज़रूर है पर उतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है जितना क्लस्टर म्यूनिशंस को माना जाता है। पर रशिया ने जो अटैक किया है वो कितना प्रिसाइज था और कितनी डैमेज हुई है इसको अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। ऑल्दो यूक्रेनियन द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं वो हिट करी गई हैं जिसमें से 4 लोगों की जान चली गई है और ये सिटी जहाँ पर अटैक हुआ है ये बॉर्डर से करीबन 700 किलोमीटर की दूरी पर है। कहीं यहाँ पर कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को जलता हुआ देखा भी जा रहा है और डैमेज यहाँ पर बिल्डिंग्स पर हुई है। पर ये फॉग ऑफ वॉर में ही आ जाएगा कि यहाँ पर किसी तरीके की इंटेलिजेंस रशिया के पास थी, कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है या ऐसे कोई क्रूशियल लोग हैं जिन पर अटैक करना जरूरी था तो अटैक किया गया, या फिर ये एक मिस था और एक्चुअल में सिविलियन यहाँ पर टारगेट हो गए। तो ये शायद हमें कभी पता ना लगे, लेकिन ये वीडियो हम इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए नहीं बना रहे हैं। हमारा फोकस टेक्नोलॉजी पर है और हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो हमने बात करी कि कैसे क्रूज मिसाइल को यूज़ करते हुए क्लस्टर म्यूनिशंस को एक पर्टिकुलर एरिया पर ड्रॉप किया गया है। ये क्रूज मिसाइल रशियन KH-101 है। ये काफ़ी स्पेशल क्रूज मिसाइल है और इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये लेगेसी सोवियत सिस्टम नहीं है जो कि यूजुअली पॉपुलर है। तो रशिया द्वारा KH-101 2010 से ही इस्तेमाल करी जा रही है और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ही थोड़ी बहुत चर्चा इन पर होना स्टार्ट हुई है। ऑल्दो इनको सीरियन सिविल वॉर में भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये एक बड़ी, भारी और स्टेल्दी क्रूज मिसाइल है जहाँ पर वजन 2400 किलोग्राम का है और लंबाई करीबन 24.5 फीट की है। तो ये बड़ी और भारी है वो ऐसे ही नहीं है, रेंज यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, करीबन 3500 किलोमीटर की है। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे अमेरिकन टोमाहॉक से तो उसका जो लॉन्गेस्ट रेंज वाला वर्जन है उससे भी इसकी मैक्सिमम रेंज करीबन 1000 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन वजन भी अप्रॉक्सीमेटली 1 टन एक्स्ट्रा है। तो क्योंकि ये इतनी भारी है इसलिए हर तरीके का प्लेटफॉर्म इन्हें कैरी नहीं कर सकता है। तो यूजुअली इनको रशियन बॉम्बर से ड्रॉप किया जाता है जिसमें 295 MS या फिर 2-160 जैसे बॉम्बर्स हैं। बाकी बात करें वॉरहेड की तो करीबन 400 किलोग्राम का वॉरहेड यहाँ पर कैरी किया जा सकता है जो कि कन्वेंशनल हो सकता है। बाकी जो वीडियो में दिख रहा है ये क्लस्टर भी हो सकता है। इसका एक वेरिएंट भी है जो कि थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड को ड्रॉप करने में सक्षम है, ये KH-102 कहलाता है। मिसाइल काफ़ी प्रिसाइज है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज करती है जिसको हेल्प मिलती है सैटेलाइट गाइडेंस से। पर एक्यूरेसी के लिए यहाँ पर एक रडार दे रखा है जो कि हेल्प करता है इसे टेरेन फॉलोइंग करने में। तो प्रायर आप यहाँ पर टेरेन डेटा को डाल देते हैं और रडार को यूज करते हुए उसे मैच कराते हुए ये टारगेट की तरफ पहुँचता है। तो ये मिसाइल काफ़ी लो फ्लाई करते हुए भी टारगेट की तरफ जा सकती है और GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी काम कर सकती है। तो ये मिसाइल कैपेबल है ग्राउंड से खाली 30 से 70 मीटर ऊपर फ्लाई करने के लिए, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम से इनको टारगेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि हमने बताया जैम आप इसको कर नहीं सकते। साथ में ये मूविंग व्हीकल को भी हिट कर सकती है, इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को भी दिया गया है तो ये टारगेट को देखकर भी उसे हिट कर सकती है। बाकी दोबारा इसमें मॉडिफिकेशन हुए और इसमें EW कैपेबिलिटी भी दी गई। इवन इस मिसाइल का एक फेमस वीडियो आया था जहां पर ये फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर रही थी। तो बेसिकली ये फाइटर एयरक्राफ्ट के सारे रोल को प्ले कर रही है। साथ में यहाँ पर एक छोटा टर्बोजेट इंजन दिया गया है जो कि 4.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है और इसे मैक्सिमम ऑलमोस्ट
970 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जाता है। तो ये हायर सबसोनिक स्पीड पर फ्लाई कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। इसकी एक्यूरेसी 6 से 10 मीटर CP की बताई जाती है। तो ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करी जा सकती है जहाँ पर आपको हाई वैल्यू टारगेट को टेक डाउन करना हो और जो वेल प्रोटेक्टेड हो। तो क्रूज मिसाइल्स की सक्सेस हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को इतना विस्तार से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो काम सैपिकैट जैगुआर इंडियन एयरफोर्स के लिए करता है वो काम अभी क्रूज मिसाइल्स कर रही हैं, और वो भी काफ़ी कम रिस्क फैक्टर को रखते हुए। वही चीज़ हमने बताई कि आप जैगुआर से भी क्लस्टर मिनेशन को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म को एनिमी लाइन के पीछे भेजना ऑलमोस्ट सर्टेन अपने प्लेटफॉर्म को लूज करना है, और इसलिए जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो रिस्क फैक्टर को कम रखते हुए मैक्सिमम डैमेज करने की क्षमताएं रखती हैं। इवन US द्वारा हाल ही में ईरान पर भी क्रूज मिसाइल से अटैक किए गए थे, मोस्टली जो सक्सेसफुल रहे थे। इसलिए अटैक प्लेटफॉर्म का जो रोल है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। साथ में आपको इंटरडिक्शन प्लेटफॉर्म्स भी नहीं चाहिए, उनकी जगहों पर आप क्रूज मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो कि इन मिसाइल्स को लॉन्च करने का एक मीडियम बन सके। तो इसीलिए आजकल जो भी फाइटर प्लेटफॉर्म बन रहे हैं ये मल्टी रोल हैं, क्योंकि ये वेपन लॉन्च करने का एक मीडियम ही है। वेपन्स यहाँ पर स्मार्ट हो रहे हैं, वो टारगेट को ढूंढकर रिस्क को कम रखते हुए हिट कर सकते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि जैगुआर जैसे प्लेटफॉर्म की आजकल की कॉम्बैट में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। डेफिनेटली ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और रैम्पेज जैसे पेलोड को गिराया भी था, पर ये दूसरा प्लेटफॉर्म भी कर सकता था। तो ये जैगुआर की स्पेशलिटी नहीं है। जैगुआर की स्पेशलिटी थी कि ये लो फ्लाई करते हुए, टेरेन को फॉलो करते हुए एनिमी के रडार से अपने आप को बचाकर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है बिहाइंड दी एनिमी लाइन। अब वो काम क्रूज मिसाइल्स ज्यादा सेफली कर सकती हैं और आपको रिजल्ट भी दे रही हैं, जो कि दिखाई दे रहा है। अब कॉम्बैट जो है दूर से लड़ी जाती है, वेपन्स आपके जाकर काम करते हैं, जो कि स्मार्ट है। अब इस पर आता है दूसरा पॉइंट। अगेन इसके बारे में हमने पास के कुछ दिनों में डिस्कशन किया हुआ है। तो ये एक काफ़ी कैपेबल क्रूज मिसाइल्स हैं, पर काफ़ी हैवी भी हैं। आपके कुछ ही प्लेटफॉर्म इनको कैरी कर सकते हैं। इसलिए बात यहाँ पर आती है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की। तो अगर आपको एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बनाना है तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म हाई रिस्किंग मिशन में यूज़ नहीं करेंगे। उससे बेहतर होगा कि आप एक बॉम्बर में मल्टीपल क्रूज मिसाइल्स लगाएं और उनको मल्टीपल लोकेशंस पर लॉन्च करें, क्योंकि बॉम्बर्स की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा मिसाइल्स एक बार में कैरी कर सकते हैं और अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इसलिए मॉडर्न कॉम्बैट में केस बनता है इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का। और इसलिए Su-30 MK जैसे बड़े प्लेटफॉर्म जिनको लेकर ये कहा जाता था कि इनका आर्चेस बहुत ज़्यादा है, तो कॉम्बैट में आजकल इनका रेलेवेंस कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। इनका बड़ा साइज़ ही इनको बेनिफिट दे रहा है हैवी लोड कैरी करने के लिए, जिसकी वजह से ये ऐसी स्मार्ट मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ब्रह्मोस के सक्सेसफुल लॉन्चेस को देखा भी था। तो अब ज़माना खाली जल्दी 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये स्मार्ट वेपन्स का भी है, जिनको लॉन्च करने के लिए आपको लॉन्च प्लेटफॉर्म्स चाहिए। और इसलिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का भी केस बनता है और इंडिया को डेफिनेटली ऐसे प्लेटफॉर्म कंसिडर करने चाहिए। रशिया को जो ऑफर है ये सुपरसोनिक बॉम्बर का है, जो कि एक अच्छा ऑफर है। होपफुली हम यहाँ पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनसे सीख रहे हों और जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उनको समय पर इम्प्लीमेंट करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।